मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के विषय में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं वो होती हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे ये ए एक अभिकारक है प्लस बी ये भी एक अभिकारक है, ये दोनों मिलके एक नए गुण वाला उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिकारक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी कि ए देखिए ये ए है, ये बी है, ये दोनों क्या है? अभिकारक। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो डेली लाइफ में भी हम देखते हैं। वो सारे एग्जाम्पल्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। ठीक है, फर्स्ट है भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, ये पांचों कैसे हैं? ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिएक्टेंट था उससे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट बना है उन दोनों में क्या चेंज है। ठीक है, नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। हमें उनकी अवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए किस तरीके से अवस्था में परिवर्तन है। जैसे कोई ए है, ए मॉलिक्यूल हमने कोई लिया, बी मॉलिक्यूल लिया और हमने ए बी बनाया। ठीक है, ए और बी क्या है? ए और बी है रिएक्टेंट एंड ए बी क्या है? ए बी है प्रोडक्ट। अब ये जो ए है सपोज ये हमने लिया है सॉलिड फॉर्म में और ये बी लिया है हमने लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, और जो हमारा उत्पाद बना है वो एक सॉलिड फॉर्म में बना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। जो बी था वो भी किस में चेंज हो गया? सॉलिड में। ठीक, ये कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर हम दोनों गैस फॉर्म में लेंगे तो लिक्विड में आ सकता है, अगर हम एक सॉलिड एक लिक्विड लेंगे तो वो सॉलिड में भी बन सकती है, या हमने दोनों गैसेस ली हैं तो वो लिक्विड में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन, उनके कलर में भी चेंज होता है। नंबर 3 तापमान में परिवर्तन, उनके टेम्परेचर में भी चेंज होता है। और नंबर लास्ट है गैस का उत्सर्जन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैसों का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। हम किस तरीके से रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करेंगे। देखिए ये कोई रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये इसमें लिखा है पहले शब्द समीकरण, तो इसमें जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये है LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट। ठीक है, तो जिंक का हमने पूरा नाम लिखा है, उसका पूरा शब्द लिखा है जिंक, फिर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड भी लिखा है। और आप इधर देख रहे होंगे ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। जिंक को डिनोट करते हैं Zn से, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 से डिनोट करते हैं। तो ये एक शब्द समीकरण है और एक ये रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्यों है? क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज लिखे हैं। ठीक है, अब देखिए इस केमिकल रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या है? प्रोडक्ट है जिंक सल्फेट, उसका नाम लिखा है, और फॉर्मूला क्या होता है इसका? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। देखिए हाइड्रोजन गैस RHS मीन्स होता है राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ये आपको पता है, जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? उसको हम डिनोट करेंगे केमिकल इक्वेशन से। और केमिकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? जो अभी हम ये करके आए हैं, ये हमारी क्या है? केमिकल इक्वेशन है, ये वाली, ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक,
रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। देखिए, भौतिक अवस्था कह रहे हैं कि वो नेचर में सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जैसे कि अभी यहाँ पर बता रहे थे आपको कि ये जो Zn है, अब ये Zn हमने किस फॉर्म में लिया है? हमने ये सॉलिड फॉर्म में लिया है। H2SO4 किस फॉर्म में लिया है? लिक्विड फॉर्म में लिया है। अब ये जो ZnSO4 बना है, ये किस फॉर्म में बना है? ये लिक्विड फॉर्म में बना है। और ये H2 किस फॉर्म में निकली है? गैस फॉर्म में बाहर निकली है। तो ये होती है इनकी भौतिक अवस्था। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। देखिए बच्चों, किस तरीके से दर्शाया जाता है वो मैं बताती हूँ आपको। जो ये तीर का निशान होता है इनके बीच, तो इसमें हम बताते हैं इस तरीके से, अगर टेम्परेचर बढ़ाया है, ठीक है, या फिर हमने दाब लिया है तो इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक, तो इन सबको हम तीर के निशान के ऊपर दिखाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं? देखिए, हम किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। ये आपको एक रिएक्शन दिखाई दे रही है, लिखी हुई दिखाई दे रही है वाली रिएक्शन। ये बॉक्सेस में बंद है। ये Fe है आयरन, ये H2O है पानी, और इन दोनों के संयोग से बना है Fe2O3, ठीक है, और प्लस H2, ये बना है इनके संयोग से। अब हम इसको संतुलित किस प्रकार करेंगे? देखो, हम इसको किस प्रकार से संतुलित करते हैं। हम ये देखते हैं कि दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं उनकी संख्या बराबर है या नहीं है। देखो, बराबर है ही नहीं। अगर हम देखें, अभी इस गिवन इक्वेशन में यहाँ पर Fe एक है, जबकि यहाँ Fe के 2 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, जबकि यहाँ यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। इनकी संख्या समान है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो अब हमें ये बैलेंस करना है। हम किस तरीके से करेंगे बैलेंस? देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ पर चेंजेस करने चाहिए कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। यहाँ पर Fe के 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 3 हैं। हम इन दोनों को पहले बैलेंस करना है। हम किस तरीके से करेंगे? हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर Fe जो दे रखा है, इस Fe को हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। जब ये 3 हो जाएंगे तो ये 3 है और ये है 2, इधर दे रखे हैं 2, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो Fe है, यहाँ पर 2 हटा के 3 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 3 दे रखे हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाहर देखिए, हम यहाँ पर दोबारा बताती हूँ, हम यहाँ पर 4 लगा देंगे इस हाइड्रोजन से पहले। 4 लगा दिया, यहाँ पर हमने 3 लगाया था और यहाँ पर भी हमने 3 लगाया था। इस 2 को काट दीजिए। अब यहाँ पर 4 हो गया, अब 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। इधर 4 हो गए और इधर कितने हो गए? इधर 3 है, तो इधर भी हम क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन कर देंगे। देखो, यहाँ पर हमने लगाया 3, यहाँ पर हमने लगाया 4, यहाँ पर हमने लगाया इसको काट के 3 और इसको काट के लगाया हमने 4, यानी ये जो दोनों लिखे इनको काट दो। अब ये बैलेंस हो गए, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितनी है, ये है 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है 2, तो यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, ठीक। तो ये हो गए 4 2 जा 8। हमें इस तरीके से बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट, ये इसके स्टेप्स हैं, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो A और B है, ये 2 अभिकारक है। एक अलग अभिकारक है और B भी एक दूसरा अभिकारक है। ये दोनों मिलके एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी एकल उत्पाद बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोयले का दहन, इसमें भी क्या हो रहा है, ये 2 अभिकारक मिलके एक बना रहे हैं। उसके बाद जल का निर्माण, ये 2 अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये भी बुझा हुआ चूना से बिना बुझा हुआ चूना है और ये बुझा हुआ चूना है, CaO जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है और H2O लिक्विड फॉर्म में लिया है, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना होता है। तो ये 2 अभिकारक मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं तीनों। ये होती हैं संयोजन अभिक्रियाएं। थोड़ा सा इनके बारे में और देखेंगे। ये होती हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी
का मतलब ये होता है कि जब अभिक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उत्पाद के समय जो ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक गैस का दहन, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, नंबर 2 आता है। अब नंबर 2 है वियोजन अभिक्रियाएं। नंबर 2 है वियोजन अभिक्रियाएं। ये क्या होती है? ये उसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर एक सिंगल अभिकारक होता है जो 2 उत्पाद बनाता है। ठीक, ये ऊष्मीय वियोजन इसमें होता है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। इसमें क्या होता है? इसमें हीट दी जाती है, वहाँ पर हीट रिलीज हो रही थी, यहाँ पर हीट दी जा रही है। देखिए किस तरीके से, ये फेरस सल्फेट लिया हमने, इसको हमने ऊष्मा दी और फेरिक ऑक्साइड बनेगा और साथ में SO2 और SO3 गैस दोनों रिलीज होंगी। ठीक है, यहाँ पर चूना पत्थर, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी, और बिना बुझा हुआ चूना, लेकिन साथ में CO2 गैस भी रिलीज हो रही है और यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होती है हमारी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के द्वारा तोड़ के बनाई जाती हैं। ठीक है, ऊष्मा देने से इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटता है और इसका निर्माण होता है। ठीक, वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रभावित होने वाला वियोजन। देखो बच्चों, इसमें क्या करते हैं? इसमें विद्युत के द्वारा भी वियोजन किया जाता है जिससे केमिकल रिएक्शन पूर्ण होती है। जैसे कि H2O दे रखा है, H2O में, ये H2O लिक्विड में है, ये क्या बना रहा है? ये 2H2 जो कि एक गैस है और O2 जो कि ऑक्सीजन, ये भी एक गैस है। ये विद्युत धारा प्रभावित करने पर H2O किस में टूट जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, ये देख लीजिए। देखिए AgCl3 ऊष्मा का प्रकाश दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? 2Ag + Cl2 में। यहाँ 2AgBr, ये भी एक सॉलिड फॉर्म में लिया है, उस सूर्य के प्रकाश में Ag और Br2 में, इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस अभिक्रिया का उपयोग शाम श्वेत फोटोग्राफी में भी किया जाता है। ये वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहा जाता है। देखिए हमने ऊष्माक्षेपी पढ़ी थी ऊपर। ऊष्माक्षेपी में क्या था? उसमें उस रिएक्शन में जो हम हीट दे रहे, यहाँ पर हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन इसमें क्या है? हम यहाँ पर ही इनको हीट दे देते हैं, प्लस हीट इस टाइप से। ठीक है, और बाद में प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है ऊष्माक्षेपी में तो हीट रिलीज होती है, जबकि ऊष्माशोषी में रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। ठीक है, थर्ड आता है विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? देखिए विस्थापन अभिक्रिया होती हैं, इसमें कम, जो ज़्यादा रिएक्टिव वो है एलिमेंट, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। देखो अब ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही होगी। इस रिएक्शन में देखिए, इस वाली रिएक्शन में इसमें क्या हो रहा है? ये Fe इस CuSO4 में से Cu की जगह जुड़ जाएगा और Cu को फ्री कर देगा। क्यों करा इसने ऐसा? क्योंकि जो Fe है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के, यानी आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। तो ये होती है हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देख लीजिए। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। तो अब इसमें रिएक्शन देखिए, ये किस तरीके से दे रखी है। ये रहा, इसमें भी Zn ने रिप्लेस कर दिया Cu को, यानी जिंक भी क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है कंपैरेटिवली कॉपर। ठीक, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए अब इसमें द्विविस्थापन क्यों कहा गया है? इसमें 2 तत्वों का विस्थापन होगा। ये Na2SO4 दे रखा है, ये BaCl2 दे रखा है। यहाँ पर BaSO4 बनेगा और यहाँ पर 2NaCl बनेगा, यानी ये इसकी जगह जुड़ जाएगा और ये इसकी जगह जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब आयन क्या होते हैं बच्चों, वो देख लीजिए एक बार। देखिए आयन हमारे होते हैं 2, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें जो ये Na है, ये इस पे ये होता है पॉजिटिव,
ठीक है, और SO2 पे होता है नेगेटिव, ऐसे ही Ba पे होता है पॉजिटिव और Cl2 पे होता है नेगेटिव। तो इन आयनों का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, इसलिए कहा है आयनों के आदान प्रदान से। अब आता है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन क्या होते हैं? उपचयन और अपचयन वो समझ लीजिए। देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक तो होता है ऑक्सीडेशन, ठीक, एक होता है रिडक्शन। अब ये दोनों चीज़ समझेंगे। जहाँ पर एडिशन ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन का जुड़ना और रिमूवल ऑफ H2 यानी हाइड्रोजन का निकलना, वो तो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है वहाँ होता है ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ O2 यानी हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का निकलना, वो कहलाता है रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट दिया है इसमें उपचयन। उपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है, वो है उपचयन, दैट इज ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ पर कार्बन प्लस O2 तो ये CO2, ऑक्सीजन ऐड हो गई तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार नीचे की आप रिएक्शन देख लीजिए, इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन। रिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन का ह्रास हो यानी ऑक्सीजन का रिमूवल हो, निकलेगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड होगी तो वो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिडक्शन होगा। तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये CuO है और H2 है, यहाँ पर Cu प्लस H2O बन रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपचयन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गई, ये उपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनाता है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, ठीक है, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक। अब यहाँ आपके लिए होमवर्क है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ये दे रखा है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव, ये आप इसको पढ़िएगा और इनके कुछ रोकने के उपाय दे रखे हैं, इनको स्टडी कीजिएगा। आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। थैंक यू सो मच।